हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है और इस क्लास में हम सभी लोग चैप्टर 2 के काफ़ी हद तक चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले पिछली वीडियो को बढ़िया तरीके से देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप पिछली चीज़ों को नहीं देखे रहेंगे और इस चीज़ को देखने आ जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आएंगी। तो हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप पिछली जितनी वीडियो बना दी गई है उन चीज़ों को बढ़िया तरीके से एंजॉय करके तब जाके आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ बढ़िया तरीके से शानदार जानदार तरीके से एकदम समझ में आने वाली है। तो बिना देर के हुए निकालते हैं कॉपी और पेन और हर एक टॉपिक का बढ़िया तरीके से करते हैं एंजॉय। शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी पहला टॉपिक हमारा दोस्तों है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमें रिलेशन निकालना है। अब इस रिलेशन को निकालने से पहले यहाँ पे क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बताओ, क्या हम लोगों के लिए ये कोई नया वर्ड है? आप कहोगे दोस्तों कि सर हमने इस पे तो पहले वाले चैप्टर में भर भर के सीखा है। और क्या सीखा है, क्या एक बार जरूर रिकैप कर ले दोस्तों, क्योंकि इसी बहाने रिवीजन करेंगे। वही रिवीजन आपको याद करने में चीज़ों को ना ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल है E और E का पहला फार्मूला F/Q0। दूसरा E का फार्मूला है E = ΔV/ΔX। हमने ये आपको याद कराया है और इसमें लगता है माइनस, आज इसी का डेरिवेशन ही है। ये दोस्तों फार्मूला आपने कई बार देखा है और आज की क्लास में इसी फार्मूले का ये डेरिवेशन है। ठीक है, इन दोनों फार्मूले से हमने आपको ई का यूनिट बताया है, तो आपने यूनिट याद रखा है। यहाँ से आपने याद रखा है न्यूटन पर कूलम, यहाँ से याद रखा है वोल्ट पर मीटर। ठीक ना। उसके बाद आपने याद रखा है कि ई हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। उसका डायरेक्शन अगर कोई प्लस चार्ज है तो वह होता है अवे, अगर कोई माइनस चार्ज है वह होता है आपका टूवर्ड्स। ठीक ना। ये फार्मूला दोस्तों है आपका E = KQ/R²। इसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। उसके बाद दोस्तों आपको बताया गया है E = 2kP/R³। इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। जबकि इस फार्मूले को बोलेंगे E = KP/R³ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। जिसमें दोस्तों ये P जो है, इस P को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। इसका फार्मूला है 2L/Q। और P कैसी क्वांटिटी है, ये P हमारी क्वांटिटी है वेक्टर, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसका डायरेक्शन होता है -Q2 + Q। ठीक। उसके बाद दोस्तों हमने E में क्या सीखा है। E का एक फार्मूला है E = 1/4πε0 to λ/r। ये किसके लिए फार्मूला है कि ये हमारा यूनिफॉर्मली कोई थिन वायर है जिस पे चार्ज है +Q, और उससे r डिस्टेंस पर हमें यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला है। ठीक। ये फार्मूला दोस्तों E = σ/2ε0। E = σ/2ε0। ये दोस्तों फार्मूला है कोई हमारा इनफाइनाइट कोई थिन प्लेट है और इस थिन प्लेट को ये यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। जबकि दोस्तों कोई चार्ज कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 3 जगहों पे निकाला है, एक सरफेस पर, एक अंदर और एक बाहर। बाहर के लिए हमारा है E = 1/4πε0 Q/r²। सरफेस के लिए है E = 1/4πε0
क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। अगर ये हॉलो स्फीयर है तो अंदर ई इक्वल टू हो जाता है 0। अगर सॉलिड स्फीयर है तो वहाँ पर होता है ई इक्वल टू रो आर अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। अब दोस्तों देख लो ई आया, ई से वर्ड जितने भी हमने फार्मूले सीखे थे सब फार्मूले को हमने आपके सामने रखा। इतने दोस्तों फार्मूले आपको हमने खुद बताए हैं बढ़िया तरीके से, जिसमें दोस्तों यहाँ पे लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी और लैम्डा का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और सिग्मा का फार्मूला होता है क्यू बाई ए। जबकि दोस्तों ये रो को बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका फार्मूला होता है क्यू बाई वी। इसी बहाने दोस्तों आपका पहला चैप्टर जो है उस पहले चैप्टर की बहुत सारी बातें यहाँ पे क्या होगी, रिकैप हो गई, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो दोस्तों ये फार्मूला देख रहे हैं ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो ये जो डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन है। द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक ना। तो ये दो वर्ड मिले, दोनों वर्ड्स में दोस्तों हमने जितनी बातें थी सबको बताया। अब आते हैं फार्मूले के डेरिवेशन पर। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का पूछा जाए क्या बताओगे, वोल्ट पर मीटर, ठीक ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी ये पूछा जाए तो आप कहोगे डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स इसके इक्वल है ई के, और ई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसका मतलब कि डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हमारा दिमाग यहाँ पे जाता है कि डेल्टा वी स्केलर है, डेल्टा एक्स स्केलर तो ये स्केलर होगा, जबकि दोस्तों ये क्या है, डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स इसके इक्वल है ई के, और ई कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। चलिए भाई, अब दोस्तों आज की क्लास का अब जाके शुरुआत करने जा रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जाके रिलेशन निकालने जा रहे हैं, ठीक ना। अभी तक हमने क्या किया, केवल इसके बारे में सब कुछ बताया जो कि आप पढ़ चुके हो पहले से। ये भाई रेज करते हैं, ये सब दोस्तों आप बहुत पहले सब कुछ सीख चुके हो चैप्टर नंबर 1 में, जिसपे अच्छे खासे न्यूमेरिकल और सब कुछ दोस्तों आपको करा दिए गए हैं, ठीक ना। अगर आपने नहीं देखा है तो चैप्टर 1 को बढ़िया तरीके से देख लीजिए, तब देखो चैप्टर 2 का मज़ा और यहाँ आ रहा है ना। चले भाई, तो इस रिलेशन को निकालने के लिए दोस्तों हम लोग ले लेते हैं कोई ये चार्ज है, ये दोस्तों चार्ज हमारा क्या, प्लस क्यू। और अगर दोस्तों ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस चार्ज से भी मिल जाता है, प्लस से अवे होता है, प्लस से अवे। मान लो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक ना। और दोस्तों पिछली क्लास में आपको ये फार्मूला निकाला गया होगा V इक्वल टू के क्यू अपान आर, V इक्वल टू के क्यू अपान आर, पिछली क्लास में, ठीक ना। तो इस यानी पहली वीडियो चैप्टर नंबर 2 की पहली वीडियो में V इक्वल टू के क्यू अपान आर, और इस फार्मूले को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जिस तरीके से आपने ये फार्मूला देखा है E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक ना। फार्मूले में क्या चेंजेस है, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे आर है। साथ साथ ये भी बताया गया होगा अगर प्लस चार्ज है पोटेंशियल पॉजिटिव में और नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, ये भी आपको बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका क्या काम है कि हमारा ये चार्ज है और ये फार्मूला बता रहा है कि आर अगर ज़्यादा होगा तो वी कम होगा, आर कम होगा तो वी ज़्यादा होगा। अगर दोस्तों हम लोग 2 पॉइंट ले लें, मान लें एक पॉइंट हमारा ए यहाँ पे है, एक पॉइंट हम ले लेते बी यहाँ पे है, तो बताओ ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी का। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल, डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल कम, और डिस्टेंस कम पोटेंशियल ज़्यादा। इसका मतलब कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा। तो ए के पोटेंशियल को हमने मान लिया वी और बी वाला पोटेंशियल कम होगा, इसलिए हमने माना उसको वी माइनस डी वी। मतलब ये वी से डी वी कम है, बी का पोटेंशियल डी वी कम है, ठीक। और यहाँ तक की डिस्टेंस को दोस्तों मान ले रहे हैं आर, और ये डिस्टेंस को हमने मान लिया कि डी आर, इसका मतलब डी आर डिस्टेंस ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग बी पर एक
चार्ज रख लेते हैं और चार्ज को हमने क्या मान लिया, टेस्ट चार्ज Q नॉट। बी पे हमने क्या मान लिया, कोई हमारा टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q नॉट। इतनी बात दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि हमारा कोई चार्ज है और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे, ठीक। उसके बाद हमने 2 पॉइंट ले लिया, ए और बी। ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो हमने माना वी, बी का पोटेंशियल थोड़ा सा कम होगा उसको हमने माना वी माइनस डेल डी वी या डेल्टा वी। और बी पर एक हमने चार्ज ले लिया और उस चार्ज को हमने क्या माना, Q नॉट। क्या मान लिया, Q नॉट। अब दोस्तों जरा मुझे बताइए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वाले चार्ज पर क्या लगेगा, तो आप कहोगे सर फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, और वह फोर्स होगा F इक्वल टू Q नॉट E। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q नॉट E, ठीक ना। अब इस F इक्वल टू Q नॉट E और इस F फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अब हमें चार्ज को क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को B से A तक लाना है। B से A तक लाना है तो B से A तक लाने में कितना वर्क होगा, तो छोटा सा डिस्टेंस ला रहे हैं, छोटा सा वर्क होगा और छोटे से वर्क का सिंबल DW। तो द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q नॉट फ्रॉम B टू A इन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हो जाएगा DW वर्क, DW। और फोर्स वर्क का फार्मूला होता है F S cos थीटा, तो F का काम F और S का काम DR, आगे है cos थीटा, थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। भाई क्योंकि फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। DW इक्वल टू F के प्लेस पर Q नॉट E, आगे है DR cos 180 की वैल्यू -1, तो DW इक्वल टू माइनस Q नॉट E DR। हम Q नॉट को उधर भेज देंगे तो DW अपान Q नॉट इक्वल टू माइनस EDR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतने में बताओ कोनो दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ है क्या? आप कहोगे नो सर नो प्रॉब्लम, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मज़ा आ गया ना। चलो और आगे देखो। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लगाते हैं डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, according to definition of potential difference की यहाँ पे हम लोग डिफिनीशन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबको पता है दोस्तों, हमने क्या कराया है कि डेल्टा V इक्वल टू W अपान Q नॉट, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन है। अब आपको कहाँ पे चार्ज क्या है कि B से A पे लाना है, B से A पे लाना है तो आप उसको लिख सकते हैं VBA या VAB भी कर सकते हैं, VBA, चलो VAB कर दे रहा हूँ मैं इसको, VAB का मतलब क्या हुआ, VAB मतलब B से A पे आ रहा है, B से A पे आ रहा है, तो इसको फिर आगे लिख सकते हैं VA माइनस VB, मतलब हायर का पोटेंशियल माइनस लोअर का पोटेंशियल। तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग VA माइनस VB ना लिख करके उसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर दें, डेल्टा V, और डेल्टा V का मतलब चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डेल्टा V इक्वल टू W अपान Q नॉट। डेल्टा V का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल कौन है A का, लोअर पोटेंशियल कौन है B का, तो हायर पोटेंशियल कितना है V माइनस लोअर पोटेंशियल कितना है V माइनस DV इक्वल टू W अपान Q नॉट। क्या लिखें, W अपान Q नॉट, तो W अपान Q नॉट जगह पे अगर पोटेंशियल में चेंज बहुत कम है तो वर्क भी बहुत कम होगा, हम लोग उसको DW लिख देते हैं, DW अपान Q नॉट, ताकि ये लाइन मैच खा जाए। तो V माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस DV इक्वल टू DW अपान Q नॉट। तो यहाँ से माइनस V प्लस V कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा DV इक्वल टू DW अपान Q नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ध्यान से घूर के देख लो, किसको, अरे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर दोस्तों घूर के देख रहे होंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर 1 और 2 का एक साइड तो आपस में बराबर है। भाई अगर मैं DW अपान DQ उधर लिख दूँ
तो इधर देखो, इधर ये भी है, इसका मतलब एक साइड बराबर है ना, ये dw/q0 dw/q0 बराबर है। इसका मतलब हुआ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अपने को क्या देखने को मिला कि जो dw/q0 है वह ये मतलब ये आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि माइनस ई डी आर इक्वल टू डी वी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी अपान डी आर। दोस्तों फार्मूला को ऐसे लिखिए, अगर आपको डी को हटाना चाहते हैं तो आर और डी को हटाओगे तो इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। दोस्तों इस फार्मूले का डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को बढ़िया तरीके से गांठ बांध के रख लो, बहुत इजी है और ये आपको छोड़ना भी नहीं है भैया, दौड़ा के करके आना है इस डेरिवेशन को। डेरिवेशन बताओ कुछ है, कोई डेरिवेशन नहीं है, बस क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का एक बार वर्क निकाल लो और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन लगा दो, बस अपने आप फार्मूला निकल के तैयार हो जाएगा। फाट पड़ेगा फार्मूला कि इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स या इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी आर, जहाँ पे ई क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डी वी अपान डी आर क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का डिफिनीशन क्या हुआ, द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। द चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी भैया, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दोस्तों हमारी है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। और माइनस साइन यहाँ पे क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दोस्तों अपने को ये दिखा रहा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे जाते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये डायरेक्शन आपको, ये निगेटिव साइन आपको इंडिकेट कर रहा है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। मैं साइड हो गया हूँ, आप बढ़िया तरीके से इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों अपने को क्या देखना है, अब दोस्तों अपने को देख लेना है, एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि दोस्तों इसका डेरिवेशन ना आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन इस पर बेस न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इस पे बेस दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको पता है इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो डेरिवेशन पे समय देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या देंगे हम लोग, डायरेक्ट टू इसका फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद करेंगे भैया। तो फार्मूला किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे लिख रहे हो कॉपी में वैसे लिखते चलो, दोहराते चलो, पक्का बता रहे हैं यही कॉपी यही नोट्स आपको सफलता दिला के मानेगी, ठीक है। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और दोस्तों कितने लोगों को ना ये फार्मूला ही भूल जाता है, ये फार्मूला बताओ, फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो न्यूमेरिकल कहाँ से लगाओगे, खाक लगाओगे न्यूमेरिकल, नहीं दोस्तों न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। न्यूमेरिकल करने के लिए जरूरी क्या है, अपने को फार्मूला तो भैया याद होना चाहिए। और फार्मूला भैया क्या यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दोस्तों U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R। इस फार्मूले को दोस्तों हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, और U इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R। अब दोस्तों अपने ऊपर है जैसा आप याद करना चाहें, क्योंकि अपने को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, K के इक्वल है, ठीक है। चलिए भाई, ये दोस्तों हो गया फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट को केवल क्या बोलते हैं, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बाकी R क्या है, R दोनों चार्जों के बीच का डिस्टेंस है। अब ये फार्मूला के साथ साथ दोस्तों एक नंबर की चीज़ें जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाती हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे उसकी भी बात करेंगे, फिर न्यूमेरिकल की अलग से सीरीज लेकर आएंगे। तो एक एक नंबर की बातें क्या है दोस्तों, मान लो कि जो अपना दो चार्जों का ये सिस्टम है, मान लो कि दोनों चार्ज सेम साइन के हैं, यानी Q1 भी प्लस है और Q2 भी प्लस है, ठीक ना।
और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। अब दोनों चार्जों को मान लो पास लाते हैं। पास लाने में क्या ये दोनों पास आएंगे? नहीं आएंगे। इन्हें ज़बरदस्ती पास लाना, अब जिन्हें पास लाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा इस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब है इन दोनों चार्ज को पास लाने के लिए अपने को जब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो पास लाने में एनर्जी इंक्रीज होगी और दूर ले जाने में एनर्जी डिक्रीज होगी। जबकि दोस्तों अगर ऐसे हैं, ये माइनस में Q1 है और ये प्लस में Q2 है, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। अब अगर इनको हम पास लाना चाहेंगे तो ये पास खुद अपने आप आ रहे हैं। ये दोनों चार्ज दोस्तों पास तो अपने आप आ रहे हैं, इनको हमें दूर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। पास तो अपने आप आ रहे हैं, ये एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। तो ये तो पास तो अपने आप आ रहे भैया। जब ये लोग पास अपने आप आ रहे तो पास लाने के लिए हमें कोई वर्क ही नहीं करना पड़ रहा है, वर्क अपने को गेन हो रहा है। तो जब वर्क गेन होगा तो वहाँ पे इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जबकि दूर ले जाने के लिए अपने को वर्क करना पड़ेगा। जब वर्क करेंगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये बातें दोनों आपको ध्यान से बढ़िया तरीके से समझ लेना है, ठीक है। और वर्ड अपने से बना के थोड़ा बहुत अगर अपनी कॉपी लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर से वर्ड आपको बता रहा हूँ क्या करना है कि अगर इसको पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, दूर ले जाएंगे डिक्रीज होगी। इनको पास लाने में डिक्रीज होगी, जबकि दूर ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक ना। चलिए न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? जब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो Q1 और Q2 का जो साइन है विद साइन वैल्यू रखेंगे। जो भी साइन होगा वो साइन के साथ वैल्यू को पुटअप किया जाता है, ठीक ना, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, मान चले कि हमारा कोई सिस्टम है, ऐसा हमारा कोई सिस्टम है और आपको कहा जाए, मान ले कि यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है माइनस में Q2, यहाँ पे चार्ज है प्लस में Q3, यहाँ पे मान लो प्लस में Q1 है। अब इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो आपको पता है दोस्तों कि दो चार्जों से मिलकर एक सिस्टम बनता है। तो दो चार्ज से एक सिस्टम बन गया, फिर दो चार्ज से एक सिस्टम बन गया, फिर दो चार्ज से एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे है U इक्वल टू K लिखें, K Q1 जगह पे Q1, Q2 जगह पे माइनस Q2 अपॉन डिस्टेंस, मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका डिस्टेंस सेम है R, ठीक है। प्लस लगाओगे K Q1 जगह पे माइनस में Q2 जगह पे Q3 और डिस्टेंस हमने क्या माना है R, प्लस K Q1 की जगह पे ये आप Q3 ले लीजिए, Q2 की जगह पे आप Q1 लोगे, अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा R, प्लस एक माइनस तो माइनस जाएगा, U इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन में R, माइनस जाएगा माइनस K Q2 Q3 अपॉन में R, प्लस K Q1 Q3 अपॉन में R। इस तरीके से दोस्तों अपने को क्वेश्चन भी सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक ना। सॉल्व कराएंगे दोस्तों, इस पर कि बेस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आइडिया आपको मिलता रहे, ठीक है। चलो भाई, तो ये रहा आपका बस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना बताया हूँ आप वो सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए। इतना दोस्तों आपके लिए मैं कह रहा हूँ एकदम पर्याप्त है, एकदम पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आप बस वही न्यूमेरिकल पे फोकस कर लीजिए, बस और कुछ नहीं आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। इतनी बातें नोट कर लीजिए। मैं साइड होता हूँ भाई, ये वर्ड में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि हमने केवल यहाँ पे समझा दिया, वर्ड तो लिखा नहीं है, तो वर्ड ज़रूर लिख लीजिएगा भैया। चलो अब आगे दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बाद दोस्तों अपने को देख लेना है थोड़ा सा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक ना। इरेज करें इसको। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता के लेके चल रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे अगर दोस्तों मैं बनाता ना पूरा आधे घंटे 45 मिनट की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, डेरिवेशन, डिफिनीशन लिख करके समझा करके ये आधे पौने घंटे का वीडियो बनता। लेकिन हमें पता है कि आपको एग्जाम टाइम में इतना समय आपको देने की ज़रूरत है नहीं है, न्यूमेरिकल पे टाइम देने की ज़रूरत है। बाकी फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए और एक नंबर की वो बातें। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब दोस्तों ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है
इस पर भी बेस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आया करते हैं भैया, बराबर आते हैं इस पे क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसलिए हम इसको बता रहे, बढ़िया तरीके से समझिए। इक्की मतलब क्या होता है, इक्वल। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस, ऐसा सरफेस जिसकी जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ऐसा सरफेस जिसकी जितने भी पॉइंट हो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, ऐसे सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। डिफिनीशन याद हो गया, कोई बात ही नहीं था। डिफिनीशन क्या है भाई, इसमें डिफिनीशन वर्ड इसमें छिपा हुआ है। इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, और सरफेस मतलब सरफेस। ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। डिफिनीशन के बाद 2-4 बातें जो आपको याद करना है। पहला बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा। जैसे मान लो ये हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमारा कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक ना। तो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इनके पोटेंशियल में डिफरेंस कितना होगा। तो आप कहोगे जो इतना है इतना ये भी है, तो चेंज डिफरेंस निकालेंगे, जीरो हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो आसान सी बात। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम पूछें कि कोई चार्ज है, मान लो यहाँ पे चार्ज है क्यू नॉट, इस क्यू नॉट चार्ज को ए से, मान चलो यहाँ पे कोई पॉइंट है बी, ए से बी पर लाना चाहते हैं, तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। आप कहोगे अरे सर कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अरे सर हमारा जो चार्ज है वह चार्ज ए से बी तक आया है, ए से बी तक चला है सर, उसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम पूछ रहे हैं, आपसे ये नहीं पूछ रहे कितना वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन कितना वर्क करना पड़ेगा इसको देखो। कितना वर्क करना पड़ेगा दोस्तों, वर्क निकालने के लिए वर्क का फार्मूला, वर्क W इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू। आप कहोगे रे सर वर्क का फार्मूला तो आपने ये बताया है, वर्क का फार्मूला होता है FS cos थीटा, तो ये कहाँ से आप लेते आए भैया मेरे, ये भी फार्मूला है। देखो कहाँ से फार्मूला है ये फार्मूला यहाँ से देखो, डेल्टा वी बोले तो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या कहता है, डेल्टा वी इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। बताओ, पहली वीडियो में चैप्टर 2 की पहली वीडियो में यही बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ यही याद करो, डेल्टा वी इक्वल टू W अपान क्यू नॉट। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, W क्या है वर्क, और क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज। अब बताओ भैया मेरे यहाँ से दोस्तों W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, जो फार्मूला हम यहाँ पे चिपकाए हैं वही फार्मूला है कि नहीं, एकदम है। तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला वर्क का है। ठीक कैसे है ये बगल में आपको बता दिया गया। अब ये अगर ये फार्मूला है और ये फार्मूला कहता है कि अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो तो जीरो इंटू क्यू जीरो हो जाएगा, तो W इक्वल टू डेल्टा वी के प्लेस पर जीरो इंटू क्यू, तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोनो चार्ज को हम ले जाना चाहते हैं तो हमें कोनो काम नहीं करना पड़ेगा, नो वर्क, जो कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। आप नचाते रहो भैया, आप किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नचाते रहो, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या मज़ा है। चलो भाई, तीसरा दोस्तों आपका ये है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे समझिए। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है, मान लीजिए क्यू है, और क्यू से जो चार्ज होंगे वह इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे अवे, देखो ऐसे अवे, ऐसे 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 ना। तो चलो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो दोस्तों की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक ना। तो मैं इस बात को लिख दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड।
परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वह हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक ना। इतनी बात हो गई, कितनी बातें हो गई, 1 2 3। और चौथी बात क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो आपको याद रखना है, मान लो दोस्तों ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर हम लोग ऐसे करके एक और लाइन हम लोग बनाएं तो ये भी किस में आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में ही तो आएगा। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसे भी बोल सकते हो कि मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जो 4 पॉइंट हमने बताया, जो 4 पॉइंट बताया वह चारों पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या हुआ कि पहले तो डिफिनीशन ही है, इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, 0। वर्क डन कितना हुआ, 0। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वह हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और चौथा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये दोस्तों चारों पॉइंट आप बढ़िया तरीके से याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको अगर कोई पॉइंट इससे आता है तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, सही करके आएंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद दोस्तों अपने को दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी दोस्तों केवल वैल्यू अपने को याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन नहीं याद रखनी है अपने को, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनीशन नहीं याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो पढ़ेंगे कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक ना। और पहले से आपको क्या याद है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है। अगर माइनस लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, प्लस लगा देंगे तो प्रोटॉन पर चार्ज। लेकिन अगर जूल लगा देंगे दोस्तों वह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। तो ये भी आप इसको साथ साथ इसको भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करें, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बातें हो गई, ठीक ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की इतनी बातें तो हो गई। अब हम लोग किसकी बातें करेंगे, कैपेसिटेंस की बातें करेंगे, ठीक ना। अब हम लोग कैपेसिटेंस की बातें करेंगे। चलो दोस्तों कैपेसिटेंस की बातें कर लेते हैं, और कैपेसिटेंस में जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब बातें करेंगे। और साथ साथ जो बातें कुछ और रह जाएंगी, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग कॉन्सेप्चुअल जब क्वेश्चंस ऐड करेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। तो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग ज़्यादातर वरीयता देंगे, ताकि अपने को क्या हो कि अपने को ये तो पता रहे कि बोर्ड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। दूसरी चीज़ कि बोर्ड वाले क्वेश्चन जितना ज़्यादा लगाओगे उससे आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बातों को इरेज किया जाए। चलो भाई इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद दोस्तों अब हम लोग क्या देखेंगे, कैपेसिटेंस। तो पहले दोस्तों आता है कैपेसिटर क्या होता है, ठीक ना। केवल डिफिनीशन हल्का सा याद रखेंगे कैपेसिटर का, ठीक है, कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर तो दोस्तों जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज स्टोर चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, या चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है। चलो बस इतनी हल्का सा इसके बारे में जानना है। इसके बाद क्या दोस्तों, कैपेसिटेंस। अब दोस्तों कैपेसिटेंस में क्या याद रखना है, कैपेसिटेंस में इसका डिफिनीशन याद रखना है, इसका केवल फॉर्मूला याद रखना है। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में इसका एसआई यूनिट और इसका डायमेंशन अक्सर पूछ लेता है।
इसका एसआई यूनिट और इसका डायमेंशन अक्सर पूछ लेता है। क्यों पूछ लेता है अभी बातें करेंगे। तो लेकिन याद क्या करना है, डिफिनीशन नहीं, इसका फार्मूला। फार्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का दोस्तों सिंबल होता है C और C इक्वल टू फार्मूला होता है Q/V। और डिफिनीशन अगर बनानी है तो यहाँ से आप डिफिनीशन बना सकते हैं, द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब किसी भी कंडक्टर को हमने क्या चार्ज दिया और उस चार्ज को देने से पोटेंशियल में क्या इंक्रीज हुआ, उसी का रेशियो क्या है, कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ गिवन चार्ज एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक, ये तो हो गया कैपेसिटेंस। तो मुझे मैंने क्या बोला, डिफिनीशन आपको नहीं याद रखना है, याद क्या रखना है, ये फार्मूला। अगर दोस्तों ये फार्मूला आपको याद है तो यहाँ से इसका एसआई यूनिट आप बता लोगे। एसआई यूनिट क्या बताओगे, चार्ज का एसआई यूनिट होता है दोस्तों कूलाम। कूलाम का सिंबल हो गया Q/C और V पोटेंशियल। V क्या है, पोटेंशियल। और पोटेंशियल के फार्मूला भूल गए क्या, पोटेंशियल का फार्मूला V = W/Q0। तो यहाँ से आपने यूनिट क्या याद रखा है कि जूल पर कूलाम आर बोल्ट, और बोल्ट का सिंबल क्या होता था, V। जूल पर कूलाम आर बोल्ट, तो हम बोल्ट बोलेंगे तो कूलाम पर बोल्ट, कूलाम पर, चलो बोल्ट लिख दे रहा हूँ, कूलाम पर बोल्ट, ठीक ना। कूलाम को पूरा कूलाम लिख दूँ मैं। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कूलाम पर बोल्ट, ठीक ना। देखो कूलाम पर बोल्ट, और कूलाम पर बोल्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फैरड, FARAD। कूलाम पर बोल्ट को क्या बोलते हैं, फैरड, और सिंबल होता है F। ठीक, कूलाम पर बोल्ट और फैरड, ये इसका दोस्तों एसआई यूनिट है। ये फैरड आपको याद रखना है। ठीक, डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हालांकि आप लोग निकाल लोगे, फिर भी मैं डायमेंशन बताता हूँ। चार्ज का डायमेंशन होता है आपका 80/V का डायमेंशन। अब बताओ V का डायमेंशन याद है आपको, नहीं, V का डायमेंशन नहीं याद है, लेकिन दोस्तों V का ये फार्मूला जरूर याद है। और ये फार्मूला याद है तो W का डायमेंशन होता है mL/T-2 और चार्ज का डायमेंशन 80। तो यहाँ पे ला के रखोगे तो 80 आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 80 ऊपर, डायरेक्ट कर दूँ ना 80 ऊपर, और यहाँ क्या हो जाएगा mL/T-2। बस सेट कर दो भाई। m ऊपर जाएगा तो m-1, l ऊपर जाएगा तो l-2 हो जाएगा, l-2। t पे आ जाओ, T2 पहले से इधर आ जाएगा 2 और T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। m-1 l-2 T4 A2। ये दोस्तों क्या आ गया, डायमेंशन आ गया किसका, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस में क्या बात याद करने को मिला, पहले नंबर पे इसका फार्मूला, दूसरे नंबर पे जब फार्मूला याद रहेगा दोस्तों इसका एसआई यूनिट, और साथ साथ डायमेंशन हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन पहली बात तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। और इतने में क्या याद करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला, बाकी ये सब चीज़ निकालने सीखिए दोस्तों, कि आपको निकालने आना चाहिए ये सब चीज़। और ये सब चीज़ अगर निकालने नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आप धीरे धीरे गधे की कैटेगरी में आ रहे हो। तो गधा नहीं बनना अपने को, ठीक ना। मान लो घोड़ा तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन गधा भी बन के नहीं रहना है, अपने को ये चीज़ निकालने आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अब सीख डालो, ताकि अब नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर दोस्तों यहाँ पे हालांकि क्वांटिटी थोड़ा बहुत जानते रहें, क्वांटिटी कैसी है, तो चार्ज स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। तो हमारा कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक ना। चलिए भाई, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस में इतनी बातें सीख लिए। इतनी बात सीखने के बाद एक अपने को कैपेसिटेंस का एक पहला नंबर पे केवल फार्मूला, डेरिवेशन नहीं, पहले नंबर पे फार्मूला याद रखना है। वह फार्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये दोस्तों डेरिवेशन पे इसकी एकदम नहीं आना है। मैं हेडिंग डाल दूँ, क्या है हमारा अपना यहाँ पे हेडिंग क्या है, कैपेसिटेंस। चलो मैं यहाँ भी देता हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई स्फेरिकल आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला, ये अपने एग्जाम के लिए डेरिवेशन में एक भी % इंपॉर्टेंट नहीं है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फार्मूला याद रखेंगे, उस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला किसका, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। वह फार्मूला है C = 4πε0A।
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा फार्मूला है, जिसमें दोस्तों एप्सिलॉन नॉट को जान ही रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, परमिटिविटी या फ्री स्पेस। ये तो एकदम पुराना हो गया है, जान पहचान वाला हो गया है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या फ्री स्पेस। और ए यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए अपना है यहाँ पे रेडियस, ए अपना क्या है, रेडियस, ठीक ना। अच्छा, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात जो आपके एग्जाम में आती है, छपती है, कि अगर हमारा जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है वह किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया जाए, तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने को पता है भाई, अब अगर जिसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब रखेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल क्या आएगा, और कैपिटल की हमेशा किसके साथ लगता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ आके चिपक जाता है। एप्सिलॉन नॉट के साथ आके चिपक जाता है कौन, कैपिटल के। तो कैपिटल की आके यहाँ चिपकेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे CM, यानी मीडियम में कैपेसिटेंस, मीडियम में कैपेसिटेंस, वह फार्मूला हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल KA। अब बताओ, ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत है नहीं, बातें सीखने को क्या मिली यहाँ से, कि जो कैपिटल K है ना, वह कैपिटल K एप्सिलॉन नॉट के साथ आके चिपक जाता है, कैपिटल K एप्सिलॉन नॉट के साथ आके चिपक जाता है। जब चिपक जाएगा तो आपने देखा ये K यहाँ पे ऊपर ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब अब कैपेसिटेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब स्फेरिकल कंडक्टर को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे तो कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। ये बात आपने को सीखने को मिला, ठीक। चलो भाई, अगर दोस्तों यहाँ से ये बातें कन्फर्म हो गई हो तो हम लोग दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, कि अभी तक हम लोग एप्सिलॉन नॉट का सिर्फ एक यूनिट बात कर रहे थे, बार बार एक यूनिट, तो एक यूनिट इसका और होता है, एक यूनिट इसका और होता है, कौन सा यूनिट होता है, तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का, देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट, एप्सिलॉन नॉट का एक यूनिट अपने को याद है, एप्सिलॉन नॉट का हमने एक यूनिट विद वैल्यू याद किया है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो भाई, दूसरा यूनिट अब क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों, कभी कभी काम आ जाता है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालें फ्रॉम C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ से निकालें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, C/4 पाई A, और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू यूनिट चाहिए अपने को, तो C का यूनिट क्या होता है, फैरड होता है, F/4 पाई, 4 पाई तो हमारे कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं। A हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो फैरड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट है फैरड पर मीटर। अगर दोस्तों ये याद हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो पा रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये फार्मूला अपने को जरूर याद होना चाहिए। यहाँ पे ये फार्मूला, ये जब फार्मूले याद रहेंगे तो हम लोग एक बार यूनिट अपने आप बना लेंगे, ठीक ना। चलिए भाई, तो अब दोस्तों इतने चीज़ों के बाद हम लोग निकाल लेते हैं अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैं साइड हो जाता हूँ, आप इतनी बातों को बढ़िया तरीके से एक बार नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हमारे पास है ये क्या, कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि कोई हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फार्मूला निकालते हैं। और फार्मूला क्या निकल के आता है, C, यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँ ताकि यहाँ तक में आ जाएगा, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये फार्मूला निकल के आता है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या इस फार्मूले को देख करके आपको लग रहा है कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो बीच में जो जगह है उस जगह में एयर है या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है? तो आप अभी देखे थे कि जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आया था तो हमने फार्मूला क्या लिखा था, CM 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल KA, और यहाँ से हमने क्या सिखाया था कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा तो बड़का K जरूर आएगा, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा तो बड़का K आएगा, और इसमें आपको कहीं बड़का K नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि एयर रहा होगा, ठीक। अच्छा, बड़का K लगता कहाँ है, कहाँ लगता है, रजैया में से ओढ़ के धीरे से बोलो, कहाँ बोलोगे, कि बड़का K एप्सिलॉन नॉट के साथ लगता है। बड़का K किसके साथ लगता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ लगता है। तो अगर इस वाले फार्मूले में कहा जाए कि ये फार्मूला अगर एयर के लिए है तो बताओ ये फार्मूला डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे अरे सर ये फार्मूला CM लिख दीजिए, तो A
एक जगह पहले ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखते, हम लोग ज़्यादातर इसको ऐसे लिखते हैं कैपिटल के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। तो बतिया तो वही है ना, इस ऊपर में कहीं आपको लगा देना है, चाहे यहाँ के लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, कौन दिक्कत है, मल्टीप्लाई में तो है ना ये। चलो भाई, तो इस तरीके से फार्मूला बनता है, लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे है हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, ठीक ना। इसका डेरिवेशन देख लेते भैया, डेरिवेशन ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये फिगर है, फिगर का है, फिगर से पहले ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि मतलब दोस्तों दो पैरेलल प्लेट होनी चाहिए, ये हमारा पहला प्लेट, ये हमारा दूसरा प्लेट, और दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने ऐसे रखे गए हैं, तो ये दोनों प्लेट क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अच्छा, सोर्स से इसको चार्ज दिया गया तो यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है तो यहाँ भी हो जाता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज रहता है बाय इंडक्शन मेथड से यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज, और ये प्लेट है जितना यहाँ पे नेगेटिव उतना यहाँ भी नेगेटिव फैल जाता है, यहाँ वाला नेगेटिव चला जाता है अर्थ में, यहाँ वाले पॉजिटिव को इग्नोर कर देते हैं। तो फिगर में सिर्फ और पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाते हैं, आपको भी ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ दिखाना है, ठीक है ना। फिर से बात समझ लीजिए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब दो प्लेटें होनी चाहिए, और दोनों प्लेटें क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अगर दोनों प्लेट पैरेलल हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर निगेटिव, ठीक ना। चलो डेरिवेशन शुरू करें। चलो भाई शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि इस दोनों प्लेटों के बीचों में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप कहोगे अरे सही कहाँ पूछ रहे हैं आप कि प्लेटों के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो गॉस थ्योरम, गॉस या पहला चैप्टर नंबर 1 में हमने कोई जो वीडियो बनाया था न्यूमेरिकल के वीडियो में आया था भैया क्वेश्चन कि अगर ऐसे कोई प्लेट है और इस प्लेट पर यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी है पॉजिटिव चार्ज, तब बीचवा में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरवा और यहाँ कितना होगा, यहाँ वहाँ कितना होगा। और एक क्वेश्चन उसी क्वेश्चन में था कि अगर यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है ये नेगेटिव चार्ज, तब यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मुझे पता है दोस्तों आपको ये याद नहीं है, मान लेता हूँ दोस्तों ये याद नहीं है, ठीक ना। अब अगर याद नहीं है तो यहाँ पे कितना होगा ये कैसे निकालेंगे सर, ये बता रहा हूँ तरीका। अब बताओ ये क्या याद नहीं है कि आपको ये कोई प्लेट है और इस प्लेट के कारण इस प्लेट पर अगर ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या ये भी नहीं याद है। अब आप बोल दो केवल नहीं याद है तो मैं कहूँगा तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम्हारा कोई काम ही नहीं है अगर तुम्हें ये नहीं याद है। जहाँ तक कि ये पहले चैप्टर में हमने बताया था, आज के क्लास में भी हमने दोहराया है, ये हमने दोहराया है कि बताया कि इसके लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक। अब ये जो प्लेट है ना उस प्लेट को देखो ये बनाया गया है और ये इस पे केवल माइनस चार्ज हो जाए और ये प्लेट है, ये दोस्तों प्लेट है लेकिन दिखाया गया लाइन। सोचो क्या बवाल है ना, तुमको दिखाया जा रहा लाइन और बनाया गया प्लेट है, देख लो प्लेट लिखा भी गया है। अब तुम मत सोचो जो हम लोग चाय पीते ना वाली प्लेट, ठीक है, वो कप होता है, तो ये प्लेट है दोस्तों और दिखाया गया क्या लाइन के रूप में, ठीक है, दिखाया गया किसमें, लाइन के फॉर्म में दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये प्लेट है तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है अवे और नेगेटिव चार्ज की वजह से होता है टुवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे मतलब कुछ देखो यहाँ पे ये दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ, तुम दिखा दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई काटेगा थोड़ी नहीं। पॉजिटिव चार्ज से अवे और माइनस से टुवर्ड्स, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो हमें दो की जरूरत है, देखो ये पॉजिटिव से अवे नेगेटिव से टुवर्ड्स, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो E1 इक्वल टू जो नेट E होगा इक्वल टू E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में तो ऐड करेंगे तो नेट इक्वल टू E1 के प्लेस पर σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा इक्वल टू σ/2 एप्सिलॉन नॉट और 2 बेचारे उड़ गए तो इक्वल टू मिला σ/एप्सिलॉन नॉट। तो वही यही आपको डायरेक्ट लिखना है कि जो प्लेट है प्लेट के बीच में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इक्वल टू σ/एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है भैया, σ/एप्सिलॉन नॉट। और जो दोनों प्लेटों का एरिया सेम है, दोनों प्लेट पर चार्ज सेम है, बस एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा इसमें सिग्मा क्या है याद है अपने को, आज ही वो क्लास में मैंने बताया इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा का फार्मूला Q/A, तो इक्वल टू सिग्मा के प्लेस पर Q/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है अभी।
अभी दोस्तों इतने में आपको कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अभी हमने क्या निकाला भाई? हमने निकाला इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छा देखो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी होता है उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ? तो इस प्लेटों के बीच में पोटेंशियल कितना आया? पोटेंशियल निकालने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है, सिंस ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। माइनस साइन को हटा दो, माइनस साइन को हटा दो। डेल्टा वी का काम यहाँ पे वी कर रहा है, डेल्टा एक्स का काम यहाँ पे डी कर रहा है। तो हम लोग फार्मूला क्या लिख दें? ई इक्वल टू वी अपान डी। ई इक्वल टू वी अपान डी लिखेंगे हम लोग। ई इक्वल टू वी अपान में डी। फार्मूला कैसे बना? फार्मूला बना ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स के फार्मूले से, जो हमने आज की क्लास में शायद डिराइव किया है। आज की क्लास में, यस आज की क्लास में। ई इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। तो यहाँ से वी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? वी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी। अपने को ई हमने निकाल के रखा है, प्यारा सा वैल्यू। वी इक्वल टू ई के प्लेस पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। वी आ गया भाई। हम तो निकालने चले थे कैपेसिटेंस, और पहुँचे कहाँ हैं अभी? पोटेंशियल पर। तो बताओ क्या पोटेंशियल से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? आप बोलोगे यस सर, क्या हम कैपेसिटेंस से पोटेंशियल निकाल सकते हैं? क्या हम पोटेंशियल से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं? यस सर। कौन से फार्मूले से? सिंस फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपान वी। तो C इक्वल टू क्यू अपान वी के प्लेस पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये देखो क्यू बेचारा बर्बाद हो गया, तो अपने को C इक्वल टू क्या मिला? ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। बताओ यही फार्मूला निकालना था ना? यही फार्मूला निकालना था ना? आप कहोगे यस सर, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी। और ये फार्मूला कहता है, क्या कहता है? कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीचों में क्या है? एयर है या वैक्यूम है। एयर है या वैक्यूम है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तब इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा? CM बोलेंगे, कैपिटल के ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी बोलेंगे। ठीक। अब बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? तो भैया सामने दिख रहा है, आंख फाड़ के देख लो कि सामने दिख रहा है जो CM है या C है, C प्रोपोर्शनल टू A, एरिया पर डिपेंड कर रहा है। एरिया जितने ज़्यादा उतने ज़्यादा कैपेसिटेंस। और C प्रोपोर्शनल टू K, अगर प्लेटों के बीच में जितने ज़्यादा मतलब प्लेटों के बीच में जितना ज़्यादा K वाला रहेगा, K वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा अपने को C मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये D जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा अपने को C मिलेगा, और D जितने ज़्यादा रहेगा उतना कम C मिलेगा। ठीक है ना? तो ये भी बातें अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला का डेरिवेशन और ये फिगर भैया आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने वर्ड को बहुत कम से कम वर्ड हमने लिखा ही नहीं है। वर्ड दोस्तों आप अपने आप लिख लोगे, बस केवल आप ये डेरिवेशन को समझ लीजिए कि डेरिवेशन कैसे कैसे हो रहा है। जो मैं वर्ड तो ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं वर्ड बीच में बोल ही नहीं रहा हूँ, जो वर्ड मैं बीच में बोल रहा हूँ उससे थोड़ा सा वर्ड आप जरूर लिखिएगा। आप जब वर्ड थोड़ा लिखेंगे ना तो जो बाद में दोहराएंगे ना तभी ये आपको काम आएगा कि हाँ नहीं पता चलेगा कैसे कौन लाइनियाँ हुई है, तो पता नहीं चलेगा। थोड़ा वर्ड लिखते रहेंगे और वही थोड़ा वर्ड से आप एग्जाम में भी उतना ही वर्ड लिखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा वर्ड आपको सजा के लिखना है। ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करते हैं आपको। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, मतलब जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अभी तक क्या था? एयर था, फुल्ली एयर था। अगर हम फुल्ली डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते तब भी फार्मूला तैयार था, लेकिन अब की बार क्या है, थोड़ा सा केवल अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है तब के लिए क्या हो जाएगा? फार्मूला। और दोस्तों ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, और इस पर बेस जो न्यूमेरिकल आता है ना भैया वो तो और इम्पोर्टेंट है। तो करना क्या है अपने को? ये फार्मूले का डेरिवेशन सीखना है, और क्या करना है? आओ डेरिवेशन सीखते भैया। तो डेरिवेशन दोस्तों सीखने के लिए क्या है कि यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे क्या है
कि पहली बात तो हमारा जो ये मीडियम रखा है डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसका हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और जो हमारा एयर रखा गया है, मतलब ये जो प्लेट रखा गया एयर में, मान चलिए अगर हटा दोगे तो कितना डिस्टेंस बचा, मतलब ये वाला एयर, ये वाला एयर, तो उसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो मान लेते एयर वाला जो है, एयर वाले के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया ई नॉट। ई नॉट जो हम होता है हमेशा एयर के लिए होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, बीच में है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। जबकि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हमने मान लिया ई एम लिख लिया, ई एम मतलब मीडियम के लिए। तो दोस्तों मीडियम के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी भाई, तो मीडियम के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा तो रहेगा ही, और अगर दोस्तों डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा तो अपने को पता है एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा, के आएगा। अपने को पता है एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ पर जाएगा सिग्मा अपान कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये एयर के लिए और ये मीडियम के लिए। यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला एयर हो गया और ये वाला मीडियम हो गया। ठीक, ई नॉट सिग्मा की जगह पे क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी सिग्मा की जगह पे क्यू अपान ए, तो क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ई हो गया। अब ई से हम लोग क्या निकाल लें, पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल कह दें। टोटल पोटेंशियल मतलब इस वाले का पोटेंशियल और इस वाले का पोटेंशियल। पहले मैं यहाँ पोटेंशियल निकाल लेता हूँ। इसके पोटेंशियल को बोलेंगे वी नॉट। वी इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी। अभी आपने देखा था कैसे होता है, ई इक्वल टू होता है फार्मूला डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, माइनस लगा करके माइनस को हटा दो। तो ई इक्वल टू डेल्टा वी का काम कर रहा है वी, और डेल्टा एक्स का काम अलग अलग चीज़ों के लिए एक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो v इक्वल टू क्या हो जाए, अच्छा यहाँ से चलो मान लो यहाँ पे d है, यहाँ से जाएगा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, e इंटू डी। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, d मतलब डिस्टेंस। तो v नॉट, तो e इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, e नॉट आप बोलोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, e नॉट। और डिस्टेंस, एयर के डिस्टेंस क्या है, पूरा डिस्टेंस था d, d में से t वाला ले लिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पूरा डिस्टेंस था d और d में से ले लिया t डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला, बचा कितना। तो आप कहोगे सर ये वाला और ये वाला, इसको बोलोगे क्या, ये वाला थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, d माइनस टी। क्या बोलेंगे इसको, d माइनस टी। ई एम क्या हो जाएगा, ई एम इक्वल टू अच्छा ई एम नहीं वी एम, क्या बोलेंगे इसको, वी एम ना। वाह गंदा कर दिया भाई मैंने। चलो भाई इसको थोड़ा इरेज कर देना, ये देखो वी एम बोल देंगे इसको। तो दोस्तों वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम इंटू टी। ठीक, चलो ये तो हमने इसलिए बताया ताकि पता चले कि हाँ v इक्वल टू ई इंटू डी होता कैसे है, v इक्वल टू ई इंटू डी होता कैसे है। तो टोटल पोटेंशियल v इक्वल टू वी नॉट प्लस वी एम। टोटल पोटेंशियल v इक्वल टू वी नॉट के प्लेस पर ई नॉट डी माइनस टी प्लस वी एम के प्लेस पर ई एम इंटू टी, ई एम इंटू टी। वी इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट की वैल्यू है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, आगे है डी माइनस टी, प्लस ई एम की वैल्यू क्या है, क्यू अपान कैपिटल ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा भैया, देख लो एक बार मुंह धुल करके, कॉमन दिख रहा है का, हाँ है कॉमन। क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, बचा क्या, डी माइनस टी प्लस टी बाई के बड़का के। पोटेंशियल निकल गया, निकालने क्या चले थे, कैपेसिटेंस। पोटेंशियल तक पहुंच गए। अब बताओ पोटेंशियल निकल गया है तो कैपेसिटेंस नहीं निकल पाएगा का, एकदम निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, हम लोग जानते हैं सिंस सी इक्वल टू होता है क्यू अपान वी, सिंस सी इक्वल टू होता है क्यू अपान वी,
तो C इक्वल टू क्यू अपान V के प्लेस पर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपान के। हे देखो बेचारा क्यों बर्बाद हो गया। तो C इक्वल टू क्या मिला, C इक्वल टू दोस्तों अपने को मिला ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ये दोस्तों फार्मूला मिल गया। ठीक है, तो याद रखोगे इसको, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे दो प्यारे प्यारे फार्मूले निकल गए। ठीक है, हम फार्मूले का रिवीजन करवाते रहेंगे भैया, उसका टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, ये डेरिवेशन दोस्तों दोबारा नहीं हो पाएगा, तो आप डेरिवेशन पे फोकस करो। ठीक ना, पे फार्मूला तो याद हो जाएगा, लेकिन डेरिवेशन आप लोग फोकस करो। जो डेरिवेशन करवा रहे हैं भैया, वो डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत है इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, ठीक है, इरेज करें, इरेज कर लेते भैया इसको हम। अब दोस्तों हमारे लिए एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों का दोस्तों केवल और केवल फार्मूला याद करना है। डेरिवेशन दोस्तों 1% नहीं उसका याद रखना है कि सीरीज का और पैरेलल का डेरिवेशन कैसे हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, इन दोनों का फार्मूला याद रखना है। ठीक ना, तो सीरीज का फार्मूला क्या होता है, सीरीज का फार्मूला सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक मैं डालूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलो भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन का दोस्तों फार्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला दोस्तों होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इसमें केवल दो ही हों, ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू, ओनली फॉर टू इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओनली फॉर टू इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओनली फॉर टू इन सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका फार्मूला हो जाएगा C इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये दोस्तों कोई नया फार्मूला नहीं है, बस जो आप से दो रहेंगे तो ये दो रहेंगे तो यहाँ तक आएगा, यानी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसी का एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो हो जाएगा C1 C2 एलसीएम, ऊपर बचेगा C1 प्लस C2 कह सकते हो। तो C इक्वल टू हो जाएगा C1 C2 अपान C1 प्लस C2, मतलब उसी को सॉल्व करके निकाला गया है। कई कुछ लोग होते हैं ना, इसको अलग फार्मूला याद करने लगते हैं, सोचते अलग फार्मूला है, लेकिन इसलिए याद कराया जा रहा है क्योंकि इससे जो है सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है न्यूमेरिकल, और इससे थोड़ा सा 2-3 लाइन बढ़ सकता है, बस और कोई बात नहीं है। तो हम लोग ज़्यादातर इससे ही सॉल्व कर देंगे। C इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो इस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ये फार्मूले सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या याद रखने हैं, केवल और केवल फार्मूले याद रखने हैं बस। ठीक ना, चलिए भाई, अब दोस्तों हम लोग क्या देख लेते हैं, एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, और उसका भी फार्मूला केवल अपने को याद रखना चाहिए, उसका डेरिवेशन अपने एग्जाम में अब नहीं आता है। एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो फार्मूला क्या है, U इक्वल टू 1/2CV स्क्वायर इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C 1/2 QV। ये दोस्तों हमारा फार्मूला है, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q स्क्वायर बाई C 1/2 QV। ये हमारा फार्मूला है एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दोस्तों एग्जाम में बहुत अच्छे खासे आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल अगर नहीं छोड़ना है तो भैया फार्मूला पहले नंबर पे याद होना चाहिए। ठीक है, चले उसके बाद एक छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन है, बहुत ही कम लाइन का, वह है एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। ठीक है,
तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करने के बाद हम लोग उसको देख लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। छोटा सा टॉपिक है और इसके डेरिवेशन एग्जाम में आए हुए डेरिवेशन है, हल्के मत लीजिएगा भाई, बहुत इजी है। कभी कभी दोस्तों होता क्या है ना, हम लोग बहुत छोटी चीज़ें जो बहुत इजी होती हैं उसको इतना इजी मान लेते हैं, इतना इजी मान लेते हैं कि उसको इग्नोर कर ही देते हैं, और इग्नोर करने का नतीजा ये होता है कि एग्ज़ाम में वो हमको इग्नोर कर देता है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा, बहुत इजी है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चलो भाई, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है दोस्तों एनर्जी अपान वैल्यूम। क्या होता है ये, एनर्जी अपान वैल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी अपान वैल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का सिंबल वैसे तो जल्दी कहीं दिया नहीं जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं स्मॉल यू। एनर्जी डेंसिटी क्या है, स्मॉल यू, स्मॉल यू इक्वल टू एनर्जी अपान वैल्यूम। अब एनर्जी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी अपान वैल्यूम, ठीक ना। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो गया एनर्जी अपान वैल्यूम। तो एनर्जी जगह हम लोग लिख सकते हैं यू, कैपिटल यू एनर्जी, और वैल्यूम जगह पे कैपिटल वी वैल्यूम, ठीक ना। कोई दिक्कत एकदम नहीं। एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, एनर्जी कैपिटल यू, और वैल्यूम क्या हो गया, कैपिटल वी। अब दोस्तों एनर्जी का फार्मूला सिंस पहले हम लोग का फार्मूला निकाल लें। एनर्जी यू इक्वल टू 1/2 CV², ठीक ना। एनर्जी यू इक्वल टू 1/2 CV²। तो यू इक्वल टू 1/2 सी के प्लेस पर ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, और वैल्यूम वी क्या है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ना, पोटेंशियल वी जगह पे ई इंटू डी ऐसा लिख सकते हैं, ई इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत एकदम नहीं भाई। तो यू इक्वल टू 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर, एक डी से कट जाएगा, ठीक ना। तो यू इक्वल टू क्या मिला, यू इक्वल टू मिला दोस्तों अपने को 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी हमने लिख दिया, और एरिया इंटू डिस्टेंस बोलेंगे दोस्तों वैल्यूम, ठीक ना। तो u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वैल्यूम। अब इस u की जगह पे ये ला के रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इक्वल टू यू एनर्जी के प्लेस पर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वैल्यूम अपान में वैल्यूम बेचारे बर्बाद हो गए। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये फार्मूला मिल गया एनर्जी डेंसिटी। बताओ कितना इजी है, केवल फार्मूले से डेरिवेशन हो गया, फार्मूले से दोस्तों डेरिवेशन हुआ कि यू का फार्मूला 1/2 CV², और सी मतलब बोले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, वी इक्वल टू ई इंटू डी। बस सॉल्व करते जाइए, यू मिल गया और यू को ला करके यहाँ पे रख दीजिए, वी बर्बाद हो जाएंगे। फार्मूला मिल गया एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। चलो भाई अगला दोस्तों ये फार्मूला है, उस फार्मूले को आपको दोस्तों डायरेक्टली रट्टा मार लेना है, क्योंकि वो फार्मूला आपको एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। फार्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाता है। फार्मूला क्या है कि मतलब दो कंडक्टर हैं, एक ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर को किसी मतलब मासले से मतलब ऐसा वायर से कनेक्ट किया गया है जो मासले से, इसका कोई मास नहीं है, इस वायर से कनेक्ट कर देंगे तो जो चार्ज है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने लगता है, तो पोटेंशियल भी वगैरह सब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक कॉमन पोटेंशियल V का फार्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल, V को क्या बोलेंगे, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2।
ये दोस्तों एक कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला। दूसरा दोस्तों लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन होने में कितना लॉस हुआ एनर्जी का, ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। वह फार्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला है। देख लो फार्मूला कितना बड़ा है, C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। और ये फार्मूला क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल का। ठीक, कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला और ये फार्मूला, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं लगभग अगर आप उतनी चीज़ों को ही फॉलो करिए, सिर्फ और सिर्फ उतनी चीज़ों को फॉलो करिए, मुझे पता है कि आपका एक बात दिल मानेगा नहीं। आप कहोगे अरे सर इतने बड़े चैप्टर को आप इतने कम में कैसे समेट सकते हैं। भाई देखो भी मैंने समेटा कहा है, अभी तो मैंने क्या किया है, जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन थे अभी उसको हमने गेस करके उस आपके सामने रखा है। अभी तो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बाकी न्यूमेरिकल ये तो बचे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को मिलाकर के 2 वीडियो मिलने वाली है, और उन दोनों वीडियो में जितने भी मुझे लग रहा कम से कम आपको ओवरऑल 25 से 30 के बीच में क्वेश्चंस मिलने को देखने को मिल सकते हैं। 20 प्लस ही क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, 20 प्लस से कम नहीं रहेंगे। तो 20 प्लस क्वेश्चन आपको 2 वीडियो में देखने को मिलेंगे, और 2 वीडियो में आपको बढ़िया तरीके से जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ हमने जो किया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। अपने को दोस्तों जो 2 वीडियो आएगी ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल की, उस पर फोकस कर लेंगे। बाकी जो हमने इंपॉर्टेंट बताया है अगर आपने उतना फॉलो कर लिया, यकीन मानिए कि आपका बढ़िया तरीके से ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि जितना आपको बताया गया है उतना आप बढ़िया तरीके से फॉलो करेंगे और हर एक चीज़ को लिख करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जो फार्मूले हैं उनको आप बढ़िया तरीके से लिख के याद करेंगे, न्यूमेरिकल को बार बार ट्राई करने का प्रयास कर रहे होंगे। इन्हीं सब आशाओं के साथ कि आप अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं सब आशाओं के साथ आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, ताकि आप जब हम अगली क्लास में मिलें तो आप बढ़िया तरीके से सब कुछ चीज़ याद करके हमारे सामने एकदम प्रेजेंट हो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए सबको राधे राधे।